हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं कॉमर्स वाले बच्चों को, अकाउंट्स वाले बच्चों को अकाउंट पढ़ा रहा हूं, जो कि 12वीं क्लास के बच्चे हैं। तो 12वीं क्लास के बच्चों के लिए हमारा चैप्टर नंबर 2, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदार का प्रवेश, ये प्रारंभ हम कर चुके हैं। तो इसकी आज दूसरी वीडियो है, यानी कि पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले पार्ट में हम पुनर्गठन के बारे में कुछ जान चुके हैं। आज हम जानेंगे साझेदार के प्रवेश के बारे में। अब नए साझेदार का प्रवेश। नए साझेदार का प्रवेश का मतलब क्या है? जब कोई बिजनेस ऐसा लगता है कि बिजनेस में हमें ज्यादा पूंजी की आवश्यकता है या नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जिसके पास पूंजी है या कोई नई टेक्नोलॉजी है या प्रबंध व्यवस्था में थोड़ा सा बिजनेस को और बढ़ावा दिया जा सकता है। तो नए साझेदार का प्रवेश करना सही रहता है, क्योंकि इसमें क्या होगा, नया साझेदार आएगा तो पूंजी लाएगा, पूंजी ज्यादा लेकर आएगा तो बिजनेस को भी बढ़ाया जा सकता है। भले ही चाहे उसे कुछ पार्ट प्रॉफिट का दिया जा सके, लेकिन फिर भी जो पुराने साझेदार हैं वो ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। नए साझेदार के प्रवेश। जब नए साझेदार का प्रवेश होता है तो उस समय लेखे क्या क्या किए जाते हैं, ये हम देखते हैं। जैसे कि फर्म की पुस्तकों में आवश्यक लेखे, यानी कि फर्म की पुस्तकों में कौन कौन से लेखे किए जाते हैं। पहले नंबर पर नए लाभ विभाजन अनुपात का निर्धारण। जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो नए लाभ विभाजन अनुपात का निर्धारण करना पड़ता है, क्योंकि जब नया साझेदार आएगा तो वो कुछ हिस्सा लाभ का उसमें से लेगा। तो इसलिए पुराने साझेदारों को क्या करना पड़ेगा, नए साझेदार को हिस्सा कुछ देना पड़ेगा और नए लाभ विभाजन अनुपात का निर्धारण करना पड़ेगा। दूसरी स्थिति क्या है, त्याग अनुपात। यानी कि जो पुराने साझेदार हैं वो अपने हिस्से का कुछ तो त्याग करेंगे, क्योंकि उस त्याग में से ही तो उसे, जो नया साझेदार आ रहा है, उसे हिस्सा मिलेगा। तो इसलिए त्याग अनुपात का भी निर्धारण करना होता है, इसके भी लेखे किए जाते हैं। ख्याति का मूल्यांकन और समायोजन। क्या होता है कि जैसे कि पुराने साझेदार हैं वो लगातार बिजनेस को कर रहे हैं, 4 साझेदार हैं तो 4 साझेदार लगातार बिजनेस को कर रहे हैं, 2 या 3 साल उन्हें बिजनेस करते हो गए हैं, तो उन्होंने कुछ ना कुछ ख्याति तो कमाई है। तो जो प्रसिद्धि कमाई है उसकी वजह से उन्हें फायदा हो रहा है। जो नया साझेदार आएगा तो उसे उस ख्याति में से हिस्सा उसे देना पड़ेगा, क्योंकि यदि वो ख्याति का हिस्सा देगा तभी तो पुराने जो साझेदार हैं वो अपने बिजनेस में से हिस्सा उसे दे पाएंगे, क्योंकि अपने हिस्से का त्याग तो करेंगे, लाभ का त्याग तो वो करेंगे, तो उसके बदले में वो क्या लेंगे, उसके बदले में वो ख्याति की राशि लेते हैं। तो इसलिए मूल्यांकन और समायोजन करना पड़ता है। फिर संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन। जो संपत्तियां होती हैं या दायित्व होते हैं उनका पुनर्मूल्यांकन करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो पुराने साझेदार हैं उनके समय में जो संपत्ति है, कुछ संपत्तियों में वृद्धि होती है और कुछ संपत्तियों में कमी होती है। तो दोबारा से उसका मूल्यांकन करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी फायदा हुआ है, संपत्तियों में फायदा हुआ है या किसी भी चीज में कोई फायदा हुआ है, तो उसका फायदा किसका हकदार, नया साझेदार तो नहीं है, पुराना साझेदार है। तो इसलिए वो उसका मूल्यांकन जरूर करेंगे। तो दायित्व का भी पुनर्मूल्यांकन करेंगे, कोई, क्योंकि कुछ दायित्व बढ़ जाते हैं, कुछ दायित्व कम हो जाते हैं, तो उनका भी पुनर्मूल्यांकन करना पड़ेगा। यानी कि जो भी होगा बिजनेस के अंदर वह पुराने जो साझेदार होते हैं वो ही उसे बांट लेंगे। फिर है अवितरित लाभों और हानियों का वितरण। कभी कभी क्या होता है, बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे लाभ होते हैं, रिजर्व बना लिए जाते हैं, जो कि ये सोचकर बनाए जाते हैं कि आने वाले समय में इन रिजर्वों का फायदा हम उठा सकें। यानी कि वो जो रिजर्व बनाए जाते हैं लाभ में से बनाए जाते हैं, यानी कि जो बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से बनाए जाते हैं। तो वो उस पर हिस्सा उस पर किसका अधिकार बैठता है, उस पर अधिकार जो बैठता है जो पुराने साझेदार हैं उनका ही अधिकार बैठता है। इसलिए वो उस लाभ को या रिजर्व को जो भी उन्होंने रखा हुआ है उसे बांटेंगे, तो उन्हें उनका विवरण करेंगे। हानि भी होती है, हानि का भी कौन भुगतान करेगा, पुराने साझेदार करेंगे। नया साझेदार थोड़ा हानि का भुगतान करेगा, मैं हानि देने के लिए तैयार हूँ। हाँ, जो शामिल हो जाएगा उसके बाद वो हानि का भी भुगतान उसे करना पड़ेगा। लास्ट में लाभ विभाजन अनुपात में साझेदार की पूंजी का समायोजन। कभी कभी क्या होता है, साझेदार, जो नया साझेदार आता है वो है कुछ पूंजी लेकर आता है, और तो ये डिसाइड होता है, उनमें ये समझौता होता है कि सभी के सभी इस पूंजी के अनुपात में ही, या जो रेशो दिया गया है, लाभ हानि रेशो जो दिया गया है उसके अनुसार ही सभी के सभी पूंजी रखेंगे। तो जिसकी कम होती है पूंजी वो और ले आता है, और जिसकी ज्यादा होती है पूंजी वो उसमें से निकाल लेता है। तो इस प्रकार जो है हमारे साझेदार, जब नया साझेदार आता है
उस समय कुछ लेखे किए जाते हैं और इन लेखों को आने वाले समय में जो क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों में आपको अच्छी तरीके से समझाया जाएगा किस प्रकार इनके लेखे किए जाते हैं। तो ये वीडियो इसी प्रकार कंप्लीट हो जाती है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे लाभों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और कैसे कैसे परिवेश साझेदार कर पाते हैं, तो उस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसी लगी लाइक करें और कमेंट करके बताएं, और जो भी चैनल पर नए जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।